हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा विशेष 2025 के अंतर्गत अम्ल क्षार लवण पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था अरहेनियस के सिद्धांत के बारे में और ब्रुस्टिन और लोरी के सिद्धांत के बारे में। हमने जाना था कि अम्ल के क्या भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल विभिन्न सूचकों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में। हमने पढ़ा था अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी जानी थी, पहले जो सबसे पहली चीज हमने जो सीखी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन स्वाद में खट्टे होने के लिए या अम्ल को पहचानने के लिए हमें उसे चखना पड़ेगा, लेकिन हम सभी अम्लों को नहीं चख सकते, केवल हम दुर्बल अम्लों को ही चख सकते हैं। हमने उस क्लास में यह भी सीखा था कि क्या होते हैं प्रबल अम्ल, क्या होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल मैंने बताया था प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल में हमने बताया था वह अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी वह अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि प्रबल अम्ल। इन अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं क्योंकि ये जल के साथ घुलकर पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। अब दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल जल के साथ पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। याद रखिएगा, प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जल के साथ पूरी तरह से घुल जाते हैं, और दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जल के साथ पूरी तरह से वियोजित प्रॉपर्टीज की अम्लों के। अब इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। हमने उस दिन सीखा था, सबसे पहली बात जानी थी, अम्ल अगर भौतिक गुण का यह मतलब होता है कि हम इन्हें देखकर या हम उन्हें चखकर बता सके। तो सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला भौतिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका मतलब अब हम सभी को तो ये नहीं बता सकते कि स्वाद लेकर कैसे सबको बताया जा सकता है। अगर कहीं आपने HCl चेक कर लिया, HNO3 आपने चख लिया कि ये देखें कि अम्ल है या क्षार है, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी अम्लों को आप चख नहीं सकते, चखकर नहीं बता सकते। इसके लिए हम अन्य विधि का प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए कि ये अम्ल है, ये क्षार है, या ये लवण है। तो इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक है क्या? सूचक जान लेते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम उनके रंग के आधार पर यह बताते हैं कि यह अम्ल है या ये क्षार है। तो अब सूचक में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? हम मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं,
फिनाल्फ्थेलीन का भी प्रयोग करते हैं। लिटमस पत्र का भी प्रयोग करते हैं। हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। लौंग का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे सूचक कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इनके द्वारा हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो देखिए, सबसे पहले मेथिल ऑरेंज की बात करें। फिलहाल अभी हमने क्षार की बात की नहीं, तो हम क्षार के सूचकों के बारे में भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम केवल अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। मेथिल ऑरेंज के साथ मेथिल ऑरेंज में जब हम अम्ल की क्रिया या अम्ल की क्रिया कराते हैं या मेथिल ऑरेंज के साथ अम्ल लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन। ऐसा लिख देते हैं, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन लाल होता है। वही फिनाल्फ्थेलीन के साथ अम्ल या फिनाल्फ्थेलीन का अम्लीय विलयन रंगहीन होता है। वही अगर हम लिटमस पत्र के साथ देखें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी हम जान चुके हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल अगर भौतिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले तो बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन स्वाद से हम उन्हीं अम्लों को बता सकते हैं जो दुर्बल, क्योंकि हम प्रबल अम्लों को चक्कर नहीं बता सकते। प्रबल अम्लों को चखेंगे तो अगर हमने HNO3 या HCl जो अगर हमने सांद्र H2SO4 ले लिया या सांद्र HNO3 ले लिया तो हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम चक्कर नहीं बता सकते कि अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल केवल खट्टे उस दशा में हम बता सकते हैं जब वो दुर्बल, जैसे हम साइट्रिक अम्ल को चेक कर सकते हैं, फार्मिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल में ही आता है तो हम उसे देख सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, क्योंकि टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। मौलिक अम्ल हो जाएगा क्योंकि सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे अम्ल जो हैं ये दुर्बल अम्ल है, तो इनको चक्कर हम बता सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन कभी भी हम उन अम्लों को नहीं चख सकते जो प्रबल अम्ल है, जैसे H2SO4, HNO3 इत्यादि। तो उनके लिए हम सूचकों का प्रयोग करेंगे। हमने बताया सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम रंगों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो हम कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से मेथिल ऑरेंज का, फिनाल्फ्थेलीन का और लिटमस पत्र का। हल्दी क्या होता है? अगर हल्दी लगा होता है तो हल्दी का जो अम्लीय विलयन होता है वो पीला होता है, लेकिन जब वो क्षार के साथ अब क्रिया करता है तो वो लाल हो जाता है। हम आगे सीखेंगे। तो और लौंग का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जान लीजिए सबसे पहले क्या है, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन जो लाल होता है, वही फिनाल्फ्थेलीन का अम्लीय विलयन रंगहीन होता है, और
अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि किसी अम्ल के साथ नीले लिटमस पत्र यानी किसी अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डुबोया जाएगा तो वो लाल हो जाएगा। अब हम सीख चुके हैं ये सारी होती है भौतिक गुणधर्म, इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस सीख लेना है। सीधा सा अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, अम्ल का जल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और यदि हम बात करें फिनाइलफ्थैलीन के साथ अम्लीय विलयन रंगीन होता है और मेथिल ऑरेंज के साथ अम्लीय विलयन लाल होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की बात। अम्लों का अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए, सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में हम जानते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बना। अम्ल का धातु के साथ क्रिया। सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं, हमने ले लिया HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्रिया कराते हैं किसी धातु के साथ। सबसे पहला धातु हम ले लेते हैं यानी, अब ये बनाएगा क्या, ये नहीं सोडियम, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, यहां हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम पर माइनस चार्ज। तो ये बनेगा कैसे, NaCl। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, कभी भी धनात्मक आवेश प्लस धनात्मक आवेश क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते। यानी जो जिसमें, इधर कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, इन स्थिति में कोई क्रिया नहीं होगी, इन स्थिति में कोई क्रिया नहीं होगी। धन आवेश प्लस धनावेश धन आवेश और धन आवेश के साथ कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे अगर हम ले लें Mg और प्लस सोडियम की क्रिया कराना चाहे तो कोई क्रिया नहीं होगी। फिर दूसरी बात ध्यान रखना है हमें, ऋण आवेश प्लस ऋण आवेश, इनके साथ भी कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे हम ले लें Cl ले लें, क्लोरीन ले लें, Cl2 ले लें और प्लस O2 ले लें, तो इनके मध्य भी कोई क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार हम चाहें तो ये, अगर हम यहां यसोफोल ले लें प्लस Cl2 ले लें, तब भी कोई क्रिया नहीं होगी।
क्योंकि इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है। यहां भी माइनस चार्ज, यहां भी माइनस चार्ज, इसलिए कोई क्रिया नहीं होगी। यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, कोई क्रिया नहीं होगी। इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इसलिए भी कोई क्रिया नहीं होगी। इन बातों को ध्यान रखना होगा और इन स्थितियों को ज्यादा अक्रिय गैसों के साथ, जहां कोई अक्रिय गैस आ जाएगा, अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, इन सबके साथ कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे अगर हम किसी को आर्गन के साथ क्रिया कराना चाहें या जेनान के साथ क्रिया कराना चाहें या रेडान के साथ क्रिया कराना चाहें तो कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे हम अगर Mg को आर के साथ क्रिया कराना चाहें तो कोई क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम हीलियम के साथ किसी भी धातु को Mg हो या Cl हो कोई क्रिया नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा इन बातों को, इन स्थितियों में कोई क्रिया नहीं होगी। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहां हमारे पास ऑप्शन बचता है, देखिए जब हमने क्या ले लिया, HCl लिया प्लस सोडियम ले लिया, तो अब ये तो कंफर्म है कि इसके साथ ये क्रिया नहीं करेगा। तो अब हमें क्रिया किसके साथ कराना है, इस पे, और इसके साथ क्रिया कराना है। हमारे पास बनेगा NaCl। ये हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। हम जानते हैं सोडियम पर +1 चार्ज होता है और कैल्शियम पर क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। जब हम इसे क्या करते हैं, ऐसे क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, Na = Na और Cl = Cl। तो यहां हमारे पास बन जाएगा NaCl। अब हमारे पास बच क्या रहा है, बच हमारे पास रहा है H। तो H तो किसी काम का है नहीं, तो हमें चाहिए हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए 2H और हमारे पास एक ही H है। तो हम यहां अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 2H प्राप्त हो जाएगा। तो 2H प्राप्त हो जाएगा तो हम यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन। लेकिन गड़बड़ अब यहां हो गई, हमारे पास यहां सोडियम 1, यहां सोडियम 1, ठीक है, लेकिन यहां देखिए क्लोरीन 1, यहां क्लोरीन 2 हो गया और यहां क्लोरीन 1 हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो अब हम यहां भी 2 से गुणा कर देंगे क्लोरीन को बराबर करने के लिए, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में ही सीखा है जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कोई भी ऐसी ना रासायनिक प्रक्रिया है और न ही भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम द्रव्यमान को बना सके या द्रव्यमान को खत्म कर सके। केवल ऐसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा केवल हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक जो है 1 किलो आलू है या 1 किलो चीनी है। अब उसे हम जिस मर्जी उसे अगर हम 1 किलो दूध के साथ मिलाएंगे तो 2 किलो दूध और चीनी मिलकर खोया ही बनना है, नहीं 2 किलो मिठाई ही बनेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनने वाला है।
यानी कोई भी चीज अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, अगर हम उसे उबाल दें तो भले ही वाष्प बन जाएगा, लेकिन अगर हम वाष्प को पुनः संघनित करेंगे तो रहेगा 2 लीटर ही। नहीं, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। हम ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही स्थिति है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई किया था तो क्लोरीन क्या हो जा रहा था, 2 हो जा रहा था, जबकि यहाँ क्लोरीन 1 था तो हमें 2 करना था, तो हमने 2 से गुणा किया, फिर से गड़बड़ हो गया। यहाँ हमारे पास सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो सोडियम 2 अब यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। एक चलिए हम और करके देख लेते हैं। हम ले लेते हैं एक अन्य अम्ल ले लेते हैं H2SO4, इसकी क्रिया हम करा देते हैं आयरन से। ये क्या बनेगा चलिए देखते हैं। FeSO4, ये FeSO4 क्योंकि Fe पर प्लस चार्ज है और SO4 पर माइनस चार्ज है। अब ये दोनों क्रिया करके ये FeSO4 बनाएंगे और बचा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। चलिए देख लेते हैं क्या ये संतुलित है। यहां देखिए हमारे पास H2 2, तो यहां भी H2 2, SO4 1, SO4 1, Fe 1, Fe 1, मतलब संतुलित है, तो हमें आवश्यकता आगे कुछ करने के लिए नहीं है। अब इसके बाद हम एक अन्य देख लेते हैं। हम ले लेते हैं अब H2SO4 के साथ हम मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज, सल्फेट पर माइनस चार्ज, तो हम बन जाएगा MgSO4 और प्लस H2। यह ऑलरेडी संतुलित है, तो संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं? नहीं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये धातुओं के साथ अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या, फिर हम आगे देखते हैं। ये देखें, अगर यहां देखें अम्ल है और धातु है, यहां क्या बना, NaCl बना और हाइड्रोजन गैस बना। NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है, और यहां क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यहां क्या है, H2SO4, एक अम्ल है। ये Fe क्या है, एक धातु है, बना क्या, ये FeSO4, ये लवण है, और यहां हाइड्रोजन गैस है। यहां क्या है, ये अम्ल है, यहां एक धातु है, यहां बन क्या रहा है, MgSO4, एक प्रकार का लवण है, और यह हाइड्रोजन गैस। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा लवण है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, इसके बारे में हम चैप्टर के अंत में बताएंगे। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन लवण है और कौन क्षार है। तो यहां निष्कर्ष ये निकला, अम्ल प्लस धातु क्रिया करके, अम्ल प्लस धातु क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको याद रखने वाली बात ये है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब क्या सभी जो है, अब हमने कहा सभी अम्ल
जितने भी अम्ल हैं उनसे सभी धातुएं क्या क्रिया करती हैं? मैंने बताया कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आज जैसी धातुएं अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब वहां वही, अब ये हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब हमने सीख लिया अम्ल का धातु से क्रिया करके क्या बनाएंगे। अब इसके बाद अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? चलिए एक अम्ल लेते हैं। एक अम्ल ले लिया हमने H2SO4 और प्लस एक धातु ऑक्साइड ले लिया CaO। ये बनाएगा SO4 क्रिया करेगा Ca से, तो ये बनाएगा CaSO4 प्लस बचा क्या हमारे पास H2 और वो। इसी प्रकार एक अन्य ले लेते हैं हम H2SO4 को MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो बनेगा हमारे पास Mg क्रिया करेगा SO4 के साथ, तो बनाएगा MgSO4 और बच रहा है हमारे पास H2। अगला कोई अम्ल ले लेते हैं दूसरा, जैसे हमने ले लिया HCl ले लिया, और प्लस अगला हमने धातु ले लिया Na2 सोडियम ऑक्साइड ले लिया। अब सोडियम ऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे यह Cl के साथ, तो यहां Cl जो हो जाएगा वो Na के साथ क्रिया करेगा, तो NaCl बनाएगा। अब कैसे बनाएगा ये मैंने अभी बताया था। जैसे यहां जो Na पर हम जानते हैं सोडियम पर +1 चार्ज और क्लोरीन पर या Na2 था और यहां Cl था, तो Na जो है Na क्रिया करेगा, तो Na पर प्लस चार्ज, Na की संयोजकता जो होती है वैलेंसी 1 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रिया कराएंगे तो Na एकन्नम Na और Cl एकन्नम Cl, तो यहां क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार यहां अगर हम देख लें ये कैसे MgSO4 बना, हम जानते हैं मैग्नीशियम पर +2 होता है चार्ज और SO4 सल्फेट पर होता है -2 चार्ज। +2 -2 कैंसिल है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, अगर संख्या बराबर है तो हम काट सकते हैं। तो यहां हमारे पास बचा क्या, केवल MgSO4 बचा, तो यहाँ क्या आ गया MgSO4 आ गया। और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पास बच रहा है हमें यहाँ एक H। अब यहाँ वो है तो HO तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो हमें चाहिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2H हो जाएगा, तो यहाँ H2 और यहाँ O बच रहा है तो वो हो जाएगा। लेकिन अब गड़बड़ ये हो गई कि हाइड्रोजन तो ठीक है, यहाँ क्लोरीन अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन अब हमारे पास 2 हो गया जबकि यहाँ 1 है, तो हमें 2 से यहाँ भी गुणा करना है। जब 2 से गुणा कर देंगे क्लोरीन को तो अब क्लोरीन तो बराबर हो गई, लेकिन अब गड़बड़ हो गया, हाँ Na भी ठीक है, यहाँ Na2 यहाँ Na2, अब हमारा सारी बैलेंसी हो चुकी है। तो अब निष्कर्ष पर देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखें इन तीनों अभिक्रियाओं को देखें, ये अम्ल है, ये धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें क्रिया किया तो बना क्या, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक प्रकार का लवण है और क्या बन रहा है, यहाँ जल बन रहा है। यहां देखिए H2SO4 है यानी अम्ल है, यहां MgO है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्रिया करके बना रहा है MgSO4 और प्लस H2O। MgSO4 एक प्रकार का लवण है और ये H2O यानी जल, या HCl एक प्रकार का अम्ल है और Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है।
अब ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं, NaCl, यानी एक प्रकार का लवण और जल। तो निष्कर्ष ये निकलता है, जब हम अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्रिया करेंगे तो बनेगा लवण प्लस जल। ये याद रखिएगा कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। अब पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में या तो रिएक्शन दे देगा, तो आपको ये याद है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपको पता है कि लवण और जल बनाते हैं, तो आपके लिए रिएक्शन बनाना आसान होगा, रिएक्शन कराना आसान होगा। आपको पता है अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो आप फटाफट आप वो सारे काम कर सकते हैं। अब और बाकी बनाना भी आप सीख चुके हैं, कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं। अब तीसरा है क्या, अम्ल को अगर हम जल के साथ ही क्रिया करा दें तो क्या होगा। अब क्रिया ये हम पहले ही जान चुके हैं, डिफिनेशन में ही जान चुके हैं कि अम्ल जल के साथ घुलकर H+ आयन देते हैं। जैसे अगर हम HCl को हम जल में घोलते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इससे और ले लेगा तो ये बनाएगा H3O+ और बचा क्लोरीन माइनस। यानी अगर जल के साथ जब अम्ल को घोलते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन हमें प्रदान करते हैं, यानी परिभाषा में ही जान लिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम अगला टॉपिक पर ले चलते हैं, धातु और कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया कराते हैं। अम्ल साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो अब देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके, चलिए कोई हम एक अम्ल ले लेते हैं, एक हमने ले लिया अम्ल ले लिया HCl, और एक धातु कार्बोनेट हमने ले लिया CaCO3। अब ये क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CaCl2 बनाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ H बच रहा है, यहाँ वो इसके पास 3 है तो यहाँ पर एक तो ये बना सकता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसने बना लिया। अब यहाँ पर एक वो बच रहा है, एक H बच रहा है, मतलब अगर एक H और होता तो ये जल बन जाता। तो यहां से अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हम बना सकते हैं H2O। लेकिन देखते हैं क्या ये बराबर है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ठीक है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार एक हम अन्य ले लेते हैं, हमने ले लिया H2SO4, H2SO4 के साथ हम ले लेते हैं Na2CO3। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं, ये CaCl2 कैसे आया। Ca हम जानते हैं कैल्शियम पर +2 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे Ca का नाम Ca और Cl2, हमारे पास आ गया CaCl2 आ गया। अब इसी प्रकार हम यहां देख लेते हैं ये क्रिया किससे करेगा, Na क्रिया करेगा SO4 से, तो यहां बन जाएगा Na।
हम जानते हैं सोडियम पर, अब यहां देख लेते हैं, सोडियम पर +1 चार्ज, SO4 पर माइनस, यानी सल्फेट पर -2 चार्ज, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और बचा क्या हमारे पास, अब यहां बच रहा है, यहां बन सकता है हमारे पास H2 है और यहां वो है, तो यहां बन जाएगा हमारे पास H2O और प्लस यहां अब हमारे पास एक वो हमने यहां से ले लिया तो अभी भी 2 वो बचा है, तो प्लस क्या बन जाएगा CO। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है, तो ये क्रिया करके बना रहा है CaCl2 यानी ये लवण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। तो हम याद रखेंगे कि क्या, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमारा क्लियर हो गया, हमने 3 चीजों को जान लिया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी क्रिया करके अम्ल, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। अब हम इसे फटाफट देख लेते हैं क्या हुआ, तीनों हम प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। फिर हमने दूसरा देखा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बना रहा है। तीसरा हमने देखा, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अब क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यह हमें तीनों को याद रखना है, तीनों प्रॉपर्टीज को, क्योंकि ये एग्जाम के बिहाफ पे अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगली क्लास में हम सीखते हैं, अगली क्लास में हम जानेंगे कुछ और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी धातु। अब यही, अब इससे ज्यादा हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्षार के बारे में, क्षार, और फिर उसके बाद लवण परिवार के बारे में पढ़ेंगे, और हम पीएच, दैनिक जीवन में पीएच महत्व के बारे में जानेंगे।